नाज़रीन, सीज फायर की एफर्ट्स हमेशा से जारी रहती हैं। इस वक्त भी गजा के हवाले से सीज फायर एफर्ट्स जारी हैं। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस का एक डेलीगेशन कायरो भी पहुंचा हुआ है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल का अगर हम जायजा लें और अगर इसराइल की इंटेंशंस का अगर हम जायजा लें तो उसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। कोई अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये वाज़ेह है कि खौफनाक जंग जो है वो मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक के दरवाजे के ऊपर जो है वो पहुंच रही है, उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है। और इसराइल का जो प्रोजेक्ट यहां पर लगाया गया था वो अब अपने फाइनल फेज के अंदर दाखिल हो रहा है। इस फाइनल फेज के अंदर यरूशलेम का भी फैसला होना है, इस फाइनल फेज के अंदर इजराइल की जो बाउंड्रीज हैं उसका भी फैसला होना है, और उनकी जो हुक्मरानी है मिडिल ईस्ट के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर उसका भी फैसला होना है। और या फिर यह है कि वो अपने अंजाम को जब वो पहुंचेंगे तो ये खौफनाक जंग की तरफ जो है मामला बढ़ रहा है। इस वक्त तक अगर हम नोट करें तो पूरी दुनिया फेल हुई है। अरब्स फेल हो चुके हैं, टर्क फेल हो चुके हैं, वो फ़लस्तीनियों को नहीं बचा सके हैं। अगर आप नोट करें तो दुनिया भर में रोज़ाना इतनी खबरों का बोलचाल है, खबरों का सुनामी है जो रोज़ाना आता है, बड़े बड़े वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, दुनिया आगे पीछे बातें करती रहती है, गज़ा के ऊपर भी सारा दिन खबरें चलती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक तो फ़लस्तीनियों की जान नहीं बचा सकी हैं। अभी तक ये सारा प्रेशर जब वो फेल हो चुका है। जो इतने सारे प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं तो उनका मामला सिर्फ गज़ा तक का तो नहीं है, उनका मामला तो बहुत आगे तक का है। ये तो गजा ग्रेटर प्लान का जो है वो हिस्सा है, जिसको नेतन्याहू ने जब वो अनाउंस भी कर दिया, और नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल अनाउंस किया है। और कुछ ही देर पहले समुद्रेच ने सेटलमेंट्स की एक्सपेंशन यरूशलेम के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर उसको अनाउंस कर दिया है, और वेस्ट बैंक के अंदर मुकम्मल जो कंट्रोल है उसका ऐलान किया। जिसके बाद फिर सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, कतर, OIC सबकी कंडेमनेशन जो है वो जारी हो रही हैं। लेकिन बात फिर वही है कि ये मुल्क फेल हो गए हैं। ये अभी भी कंडेमनेशन ही जारी कर रहे हैं किसी मौसर इकदाम को उठाने की बजाय। तो इसलिए ये खतरा, चूंकि इजराइल की अकाउंटेबिलिटी नहीं ना हुई तो ये खतरा इनकी तरफ जो है वो बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या दुनिया फलस्तीनियों को बचाने में कामयाब हो जाएगी? गजा के लोगों को क्या वो बचाने में कामयाब हो जाएगा? लाखों लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं, और बीमारियों की जो सूरत हाल है, जो फाकों की सूरत हाल है, अब देखें ना, इस सूरत हाल को आप कैसे इमेजिन करेंगे कि फाके मौत बनकर फलस्तीनियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जंग तो उनकी तरफ आ नहीं रही है ना, फलस्तीनियों की तरफ जंग तो आ नहीं रही है, उनकी तरफ तो मौत बढ़ रही है, बॉम्बिंग की सूरत में, स्टारवेशन की सूरत में, और पता नहीं अनगिनत और टूल्स हैं जिससे फलस्तीनियों को मारे, बीमारियों की शक्ल के अंदर। और एक दीवार के बाहर जब हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं जिसमें खाना जाया हो रहा है, खराब हो रहा है, मेडिसिन वहां पर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो अंदर वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक लाइव जेनोसाइड जब हम देख रहे हैं, दुनिया मुजाहरे करती चली जा रही है, लेकिन वो इसको नहीं रुकवा सकी है। तो ये ओवरऑल एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा है जो कुछ यहां मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है। देखें, दुनिया का निजाम नाज़रीन फेल हो चुका है, दुनिया का निजाम फेल हो चुका है। अब आसमानी निजाम जो है वो अपना फैसला सुनाएगा, और इनके हवाले से तो तय है, लिखा हुआ है, और वहीं से कोड़ा पड़ना है। तो आसमानी निजाम फैसला सुनाएगा, लेकिन जो खामोश थे वो भी हिस्सेदार ठहरेंगे, और उनके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो ये अच्छा नहीं हुआ, और ना अच्छा हो रहा है, एक एक मिनट में वहां पर जाने जा रही हैं। तो इसलिए ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, और हर दरवाजे के ऊपर जंग जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो आ रही है। ये खौफनाक मामला है। और फिर आप नोट करें कि इजराइल कहता है कि हमास उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, फलस्तीनी रियासत उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। तो फिर जॉर्डन पर कब्जा करना क्यों जरूरी है? फिर सऊदी अरब के ऊपर, इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर, मिस्र के ऊपर कब्जा करना क्यों जरूरी है? तो ये जो है ना, ईरान हमारे लिए खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, हमास दहशतगर्द है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है अपनी उस मंसूबे को आगे बढ़ाने का। और मैं आपको बता दूं, इस सब का मरकज यरूशलेम है, और असल में वहां पर उन्होंने अपना टेबल बनाना है। ये सारी जो डायरेक्शन है ये उसी तरफ जा रही है। अब आप जरा देखिए, अभी वो ग्रेटर इजराइल के ऊपर कंडेमनेशंस आ रही हैं, साथ ही समुद्रेच ने अनाउंस कर दिया है कि समुद्रेच अप्रूव सेटलमेंट प्लान्स टू बरी द पैलेस्टीनियन स्टेट। फलस्तीनी रियासत को हम दफन कर देंगे। जब वो कहते हैं कि फलस्तीनी रियासत को दफन कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो कैसे करेंगे? वो फलस्तीनियों के साथ वही करेंगे जो गजा में वो कर रहे हैं, फलस्तीनियों को मारेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो इसका बुनियादी मतलब यह है। और समुद्रेच ने कहा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें सपोर्ट करती है, हमारे जो इकदाम हैं वेस्ट बैंक में उस पर मुकम्मल अमेरिका हमें सपोर्ट करता है। अभी माइक जॉनसन जो है वो इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स का दौरा करके गए हैं। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वेस्ट बैंक में और गजा में, ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन विद नेतन्याहू एंड आवर फ्रेंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मुकम्मल तौर पर अमेरिका की कोऑर्डिनेशन के साथ हम वेस्ट बैंक के अंदर ये सारे इकदाम जब उठा रहे हैं। वाइड स्प्रेड कंडेमनेशंस इरप्ट ओवर समुद्रेच E1 सेटलमेंट्स प्लान, और वी मस्ट नॉट फियर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म एंड ओनली चेंजिंग द रियलिटी ऑन द ग्राउंड विल इंश्योर आवर सिक्योरिटी। कि हमें बस ग्राउंड पर रियलिटी बदल देनी होगी, यहां पर कोई फलस्तीनी नहीं होंगे, बस हमने ये रियलिटी ऑन ग्राउंड पैदा करनी है। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही हमें उसकी तरफ जब तवज्जो देनी है। तो यहां पर मामला जंग का नहीं है, यानी वो जेनोसाइड कर रहे हैं, और ऊपर से उनकी आइडियोलॉजी आप देखें,
تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی توجہ نہیں. تو یہاں پر دنیا کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ ان ایول طاقتوں کو، پیور ایول طاقتوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے یا نہیں پھینکیں گے. وگرنہ یہ جو سیکورٹی تھریٹ ہے، وہ کہتے ہیں نا عراق پر حملہ ضروری تھا ورلڈ سیکورٹی کے لیے، ایران پر حملہ ورلڈ سیکورٹی کے لیے ضروری تھا. تو اصل تو ورلڈ سیکورٹی کے لیے کون خطرہ ہے وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ اسرائیل، اب میں پہلے ان کے پلانز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دوسری طرف سے بھی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا، ریزلٹس کیا آئیں گے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. خبر یہ ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق کہ 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک جو فوجی ہیں ان کو فوری طور پر بلایا جا سکتا ہے. Thousands of reserve soldiers جو ہے to receive emergency call up orders in the coming days. فوری طور پر انہیں بلایا جائے گا ایمرجنسی اور غزہ میں داخل کیا جائے گا. پولیٹیکل لیڈرشپ آرمی کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کوئکلی اور ڈیسائسولی اقدامات کو آگے بڑھائے یوزنگ ہیوی فائر پاور اینڈ لارج فورسز ان غزہ. یعنی نتنیاہو کا پریشر آرمی چیف کے اوپر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فورسز اور جلدی جو وہ غزہ کے اندر داخل کرے. اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صومالی لینڈ اور ایک اور ملک کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی، اور وہ ملک ہے انڈونیشیا. مجھے نہیں لگتا کہ انڈونیشیا اس بارے میں کوئی مان رہا ہوگا، لیکن یہ اسرائیلی میڈیا اس طرح خبریں پھیلاتا ہے. There is a progress in negotiation with Indonesia and Somaliland in accommodate Gazans. کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا یہ جو صومالی لینڈ ہے، چونکہ وہ تو ایک ریکگنائز ٹیریٹری ہے ہی نہیں. مطلب انڈونیشیا یا مڈل ایسٹ کے ممالک فلسطینیوں کو وہ قبول کریں گے اس طرح سے ڈسپلیس کو، یعنی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اسی درمیان جو موساد چیف ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے. وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ وہ پیرالل یہ خبریں رکھتے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں جو اصل پلان ہے، روزانہ 100 فلسطینی مارے جاتے ہیں، روزانہ مارے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ 22 مہینوں سے چل رہا ہے. تو ان کا اصل جو پلان ہے فلسطینیوں کو مارنا وہ تو روزانہ جاری ہے. ڈیوڈ بارنیا نے قطر کا جو پرائم منسٹر ہے، جو فارن منسٹر بھی ہے، اس کو بتایا کہ وہ حماس کو جا کر بتا دے کہ آکوپیشن آف غزہ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ وہاں پر جناب دھمکیاں لگا کر آیا. اور لنڈسے گرام جو امریکی ایک سینیٹر ہے، اس کی ذرا ایک ہیڈ لائن دیکھیے. کہتا ہے کہ if America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. اگر ہم نے اسرائیل کو چھوڑا تو گاڈ جو ہے وہ ہمارے اوپر اس کا اثر آئے گا، یعنی ہمارے اوپر اس کے کانسیکوینسز آئیں گے. مطلب وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو، وہی کہ ریلیجیسلی ہمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، وگرنہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ ان کے یہ جو سارے اقدامات ہیں نا، اس کے نتیجے میں ویسٹ میں اور امریکہ میں اور یورپ میں ریلیجیس جو بہت بڑی تبدیلیاں وہاں پر آنے والی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی بنیادیں قائم کی ہوئی تھیں اسرائیل کی سپورٹ کے لیے، جو ریلیجن میں تو اس طرح سے ایون بائبل میں انہوں نے چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا ہوا تھا. تو وہ اب لوگ جا کر دوبارہ اس کے اوپر وہاں پر ڈیبیٹ آلریڈی چھڑ چکی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جب وہ مزید اس کو آگے لے کر چلیں گی. پھر آپ دیکھیے ہیرلڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل امداد کو کیسے روکے ہوئے. یہ دلچسپ ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتا جی ڈیٹس یعنی جو کھجوریں ہیں آر لگیری اینڈ ادر ویز اسرائیل ہینڈرز ایڈ ٹرکس فرام ریچنگ اسٹارونگ غازنز. کھجوروں کے ٹرکس جا رہے تھے، اسرائیل نے ان کو روکا اور کہا کہ یہ تو کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ تو لگژری آئٹم ہے، یہ تو لگژری آئٹم ہے. کھجوریں جو ہے وہ یہ لگژری آئٹم ہے، یعنی کھجوریں یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ چلو سیو کر کے رکھ لیں گے. تو کھجوروں کو وہ لگژری آئٹم کہہ کر انہوں نے ریفیوز کر دیا ٹرکس. اس طرح سے اسرائیل یعنی اس طرح کے بھونڈے بیانیے بنا کر وہ ٹرکس کو پیچھے موڑ رہا ہے. ہیرلڈ نے لکھا. اچھا، اب یہ ہیں ان کے منصوبے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ نہیں رکیں گے. ان کے ساتھ جب تک طاقت سے نہیں نمٹا جائے گا تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا. اور اب اس بات کو سمجھ لیں کہ حزب اللہ ایسے سینیریو میں ڈسارم ہو جائے گی تو وہ لیبنی اسٹیٹ اپنے جو ہے نا وہ اس کا نقصان اٹھائے گی. حزب اللہ ڈسارم ہونے والی نہیں ہے. جب آپ ایک ایسی طاقت کا سامنا کر رہے ہیں جس کے آگے یہ منصوبے ہیں، تو 2 بندوں کے فیصلے سے حزب اللہ ڈسارم ہو جائے گی جس کی اتنی قربانیاں ہیں، اور اس نے لیبنان کو کب سے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے الجزیرہ کی ایک رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں. کیسے خود امریکہ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جو فار رائٹ ہے، جو ماگا ہے، ایون جو ٹرمپ کا کلوز سرکل ہے، جو ووٹر بیس ہے، وہاں پر کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ تیزی کے ساتھ. برنی سینڈر نے کہا کہ $24 بلین ہارفک وار جو غزہ میں ہے اس کے لیے امریکہ نے پے کیا ہے. $24 بلین. آج انہوں نے یہ فگر جاری کیے ہیں. تو اس سے اور زیادہ وہاں پر ڈیبیٹ فیول ہوئی ہے کہ بھائی $24 بلین ہم نے دیے جینوسائیڈ کے لیے. $24 بلین. اسرائیل should be worried about growing criticism from US right. میں اسرائیل ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ڈریون اس کے فیصلے ہیں جو ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے انجام اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو پریشان ہونا چاہیے کہ جو کرٹیسزم امریکہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص کر جو پولیٹیکل رائٹ ہے ان دا US، اور جو بڑا اثر رکھتا ہے ٹرمپ کی جو اوپینین ہے اس کو شیپ کرنے میں. یہ برٹش اینالسٹ جب وہ بات کر رہے ہیں، اور برٹش اسرائیلی اینالسٹ اور الجزیرہ کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس سطح تک اسرائیل ڈیبیٹ بن چکا ہے، سبجیکٹ آف ڈیبیٹ اینڈ کنٹروورسی ان سائڈ امریکن رائٹ واز مے بی دا سرپرائز آف دا لاسٹ فیو منتھس، کہ وہاں پر اسرائیل اتنا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اور
कंट्रोवर्शियल अंदाज में डिस्कस हो रहा है, ये इसराइल के लिए पहली बार ऐसा मौका है और ये इसराइल के लिए बड़ा एक कंसर्निंग वाली बात है। ट्रेडिशनल जो रिपब्लिकन हैं वो भी इसराइल की बैकिंग से पीछे हट रहे हैं, इसलिए तो लिंडसे ग्राहाम उनको इतनी बड़ी धमकी लगा रहा है कि अगर हमने इसराइल का साथ छोड़ा तो खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। तो इससे तो और बात आगे बढ़ेगी कि अच्छा मतलब इन्होंने हमें कैसे नैरेटिव से बेवकूफ बनाया। भाई वो अमेरिकन हैं, वो अमेरिकन, अच्छा वो कह रहे हैं अच्छा खुदा हमसे नाराज हो जाएगा, हमने करना क्या है, गजा में सपोर्ट करना है हमने, उधर खुदा हमसे नाराज, खुदा ऐसा है जो ऐसी चीजों से नाराज हो जाता है। तो इससे और ज्यादा, तो अब देखें लिंडसे ग्राहाम जैसा बंदा डिफेंसिव पोजीशन में है कि इजराइल के सपोर्ट के लिए उसको इतनी बड़ी धमकियां लगाना पड़ रही हैं। तो ट्रेडिशनल जो रिपब्लिकन है वो भी इजराइल की हिमायत से पीछे हट रहे हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे टकर कार्लसन हैं, स्टीव बैनन हैं, और इसके अलावा व्हाई आर यू अलाउइंग योरसेल्फ मिस्टर ट्रम्प, वो ट्रम्प से पूछ रहे हैं, टू बी अनदर प्रेसिडेंट लेड बाय द नोज इनटू डूइंग इजराइल्स बिडिंग अगेंस्ट यूएस इंटरेस्ट। एक ऐसे सदर के तौर पर ट्रम्प साहब आप साबित हो रहे हैं जो अमेरिकी मफादात के खिलाफ काम कर रहा है इजराइल की सपोर्ट में। ये वो जो ट्रम्प के करीबी तरीन लोग हैं वो ट्रम्प से सवाल पूछ रहे हैं, ये बड़ा रिस्की है इजराइल के लिए। वो एनालिस्ट बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इजरायली एनालिस्ट। इस सतह की जो दिस डिग्री ऑफ डिपेंडेंस, इस सतह का जो इन्हिसार, यानी इजराइल मुकम्मल डिपेंडेंट हो चुका है अमेरिका के ऊपर ऑन द यूएस इज एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल। इजराइल पहली बार अमेरिका के ऊपर इस तरह इस सतह के ऊपर जब वो डिपेंडेंट हो चुका है क्योंकि बाकी सारे दादी छोड़ गए। सेम टाइम यू आर मैनेजिंग टू मेक सपोर्ट फॉर यू एवर मोर कंट्रोवर्शियल इन बाय पार्टीशन वे। ठीक है, तो ये वहां पर सुन। इसके साथ मैं एक और एनालिसिस आपके सामने रखता हूं, यानी उनके मंसूबे और आगे रियलिटीज दुनिया में कितनी तेजी के साथ बदल रही हैं। अब एक और एनालिसिस देखिए अल जजीरा का, नेतन्याहू इम्परवियस टू इंटरनेशनल कंडेमनेशन ड्यू टू द यूएस सपोर्ट। नेतन्याहू को अभी तक जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है वो कोई इफेक्ट नहीं डाल सका, उसकी पॉलिसी में बदलाव नहीं ला सका जुल्म की। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका उसके साथ है, इसलिए वो दुनिया जो मर्जी कहती रहे। नेतन्याहू जो है वो अनअफेक्टेड है, जो सुनामी ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेशर आया है, लेकिन यहां पर नेतन्याहू को खुश होने की जरूरत नहीं है, बट शुड बी वेरी ऑफ लीविंग हिज कंट्रीज फॉर्चून टू द विम्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प। बल्कि उसको तो वो तो सबसे ज्यादा डेंजर में डाल चुका है इजराइल को, क्योंकि उसने सारा जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में, ट्रम्प की टोकरी में डाल दिए हैं। अब उसकी यानी अब ये ट्रम्प है, वन पर्सन है। देखें इजराइल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अब वो सारे का सारा उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक बंदे के ऊपर आकर खड़ी हो, वो ट्रम्प है। यानी ट्रम्प अगर आज अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले जैसे उसने यूक्रेन के हवाले से की, तो इजराइल के साथ क्या बनेगी? क्योंकि दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, इजराइल ओवरऑल कमजोर हो चुका है, यानी उसकी मिलिटरीली तो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, बहुत सारी चीजें। तो ट्रम्प अगर उसने कह दिया कि बस जो है वो बंद करो और सपोर्ट खत्म कर दी, तो फिर क्या होगा? तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रम्प के ऊपर आकर इस वक्त खड़ा हो गया। तो वो कह रहे हैं ये तो एक डेंजरस सूरत हाल में इजराइल ने अपने आप को डाल दिया। इजराइल जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर आउटकास्ट हो चुका है, दुनिया ने धुतकार दिया है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू हैज लॉस्ट द प्लॉट, और वो फलस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की सपोर्ट है उसने नेतन्याहू को लेस कंसर्न्ड किया इंटरनेशनल प्रेशर के बारे में, कि नेतन्याहू ने उधर कोई जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन नेतन्याहू शुड बी वेरी ऑफ बिकमिंग सो आइसोलेटेड, इतना ज्यादा इजराइल तनहा हो रहा है फ्रॉम अदर एलाइज, दूसरे थादियों से, कि वो सारा इन्हिसार ट्रम्प के ऊपर चला गया है, while assuming that Trump support would always be there। तो इसके लिए जरूरी है कि हमेशा अमेरिका की सपोर्ट होनी चाहिए। और अमेरिका कितना इन्फ्लुएंशियल साबित हो सकता है, क्योंकि उसका एम्पायर भी तो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और खुद अमेरिका के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है। हाउ रिलायंट एंड डिपेंडेंट on the whims of a one person Donald Trump, this is not the place Israel needs to be। ब्रिटिश इजरायली एनालिस्ट, सारा का सारा अब मामला ट्रम्प के ऊपर खड़ा हो गया है। इजराइल को इस प्लेस पर नहीं होना चाहिए था कि वो सिर्फ ट्रम्प के ऊपर जो डिपेंड